What's up everyone? Welcome back to the channel. National income is done. Money and banking is also done. अब बारी है गवर्नमेंट बजट की। जल्दी से गवर्नमेंट बजट करते हैं इस वीडियो में और इसके बाद हम लोग करेंगे फॉरेन एक्सचेंज बीओपी, फिर एडीएस। तुम्हारा रिवीजन चल ही रहा होगा, कल बचे हुए वीडियोस भी करके सब ऑन ट्रैक ले आएंगे। तो चलिए जल्दी से अच्छे तरीके से गवर्नमेंट बजट के भी पीवाईक्यूज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। लेट्स बिगिन। देखते हैं बच्चों किस तरीके के सवाल पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन है, क्या है, फिर से देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, एक्सपेक्ट मत करके जाना कि सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फंसेंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी देखने को मिलेंगे तुम्हें। देखो लिखा हुआ है द यूनियन बजट 23-24 हैड प्रपोज्ड एलोकेशन ऑफ ₹22,138 करोड़ टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी बजट में जो निर्मला सीतारमण जी हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 22,000 रुपए एमएसएमई को अलॉट करे हैं, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अलॉट करे हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो गवर्नमेंट यहां पे अचीव करना चाह रही है। तो बेटा ऑब्जेक्टिव तो बहुत सिंपल है, एलोकेशन ऑफ फंड्स हो रहा है यहां पे, है ना। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोग बोल सकते हैं। उसके साथ साथ स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट से क्वेश्चन आना ही आना है, तो बहुत ध्यान से कर लेना। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स ऑफ कोर्स, और रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है बच्चों, चलो जी देखो आंसर फटाफट से। द हाईलाइटेड गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव इज एलोकेशन फंक्शन। द गवर्नमेंट विद द प्रपोज्ड एलोकेशन may seek to enhance national output and employment opportunities। इंडिया में काफी फ्रूटफुल होते हैं ये स्टेप सोशल इकोनॉमिक गोल्स और ओवरऑल ग्रोथ के लिए। फिर डेफिसिट्स के फॉर्मूलाज आ गए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, टैक्स रेवेन्यूज एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। बोल रहा है जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स में, उसकी 2 कैटेगरीज बना सकते हैं। अब टैक्स में 2 कैटेगरी कौन सी है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है। बजट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है तुम्हें। और क्या दिया हुआ है, इमेजिन योरसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, हेल्प योर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन 2 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस। एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। मैंने आप लोगों को पूरा डिफरेंस लिखवाए हुए हैं, 5 से 6 पॉइंट्स पढ़ाए हुए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो इनकम और प्रॉपर्टी पे लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस का लिमिटेड कवरेज है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का वाइड कवरेज है। ठीक है ना, एग्जांपल्स लिख देंगे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इधर इनडायरेक्ट में जीएसटी। पूरा डिफरेंस मैंने आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया है डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस का, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद भी कर लेना। ठीक है, यहां तो एक वैसे ही हिंट के लिए आंसर में पॉइंट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है बजट डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है। क्या आप एग्री कर रहे हो? यस, 100% एग्री करेंगे। बजट बैलेंस्ड कब होगा, जब जितना पैसा आ रहा है उतना पैसा जा रहा है, यानी दोनों साइड बराबर बराबर है, इनफ्लो आउटफ्लो बराबर है। बट अगर इनफ्लो ज्यादा हो यानी रिसिप्ट ज्यादा हो, पेमेंट कम हो, इसको हम सरप्लस बजट बोलते हैं। और अगर आउटफ्लो ज्यादा हो, खर्चे ज्यादा है, रिसिप्ट्स कम है, इसको हम लोग डेफिसिट बजट भी बोल देते हैं। इंडिया कौन से बजट में रहता है बच्चों? इंडिया डेफिसिट बजट में ही रहता है, क्योंकि अभी हम एक डेवलपिंग नेशन है और एक डेवलपिंग नेशन के लिए खर्चा बहुत ज्यादा होता है सरकार का। तो जितनी भी डेवलपिंग नेशंस होती हैं सबका बजट मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेफिसिट ही रहता है। ठीक है, यस, बजट कैन बी डेफिसिट, सरप्लस और बैलेंस्ड। ये डिपेंड करता है टोटल रिसीट्स पे और टोटल एक्सपेंडिचर्स पे। बैलेंस कब होगा, दोनों बराबर हैं। सरप्लस कब होगा, जब रिसिप्ट ज्यादा है। डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अगला सवाल आ रहा है बच्चों, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। 100% इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, क्लासिफिकेशन का ही बनेगा कि आइडेंटिफाई करो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो बहुत ध्यान से पढ़ के आपको करना है। ठीक है, नेचर पकड़ लेना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। फिलहाल रिसिप्ट्स की बात कर रहा है।
रिसिप्ट्स में क्या होता है, रेवेन्यू में बच्चों नीदर नॉर चलता है और कैपिटल में बच्चों ईदर और चलता है। ठीक है, रेवेन्यू में नीदर नॉर क्या चलता है, सबसे पहले तो ये है कि रेवेन्यू रिसिप्ट में ना तो गवर्नमेंट का एसेट कम होता ना लाइबिलिटी बढ़ती, कैपिटल में या एसेट कम होगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी। आओ देखते हैं सबसे पहले। अब देखो, हमें गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिला है तो ना तो कोई एसेट कम हो रहा ना लाइबिलिटी बढ़ रही, रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करा, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अपनी एसेट्स बेचे, इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, तो यहां पे एसेट कम हो रहा है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स है क्योंकि एसेट कम हो रहा है। फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएस से हमें बाहर से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है, यानी हेल्प मिली है। जो हेल्प मिलती है गिफ्ट्स ग्रांट्स के तरीके से मिलती है, तो यहाँ पे कोई भी एसेट कम नहीं हो रहा या कोई भी लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही, तो ये भी हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। लो जी, सबसे पहला रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट, तीसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है बेटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, फिस्कल डेफिसिट में ओवरऑल टोटल हम लोग ज्यादा कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो क्या है, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स, जबकि रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कंसिडर करते हैं। इसके बारे में और दो तीन पॉइंटर्स लिखना, ठीक है, दो तीन इंप्लीकेशंस वगैरह भी ऐड ऑन करना और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना। ऑलराइट, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हमने कवर कर दिया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यानी कि पिछले कई सालों में 2-3 बार आया है, तो इंपॉर्टेंट बनता है। चलो सर, ये तो हो चुका है ऑलरेडी। एक्सप्लेन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट बच्चों ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था, अभी मैं फिर से बता रहा हूं। अब यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पूछ रहा है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या करती है गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे टैक्सेस लगाएं और जो हमें उनसे टैक्सेस मिले वो हम सब्सिडी की फॉर्म में पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक बांट दे, ताकि इनकम इनइक्वालिटीज कम हो सके और इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो देखो यहां पे क्या लिखेंगे, द गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन एम्स टू ब्रिंग आउट इक्वालिटी। गवर्नमेंट कैसे कम कर सकती है, थ्रू टैक्सेस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। हाई टैक्सेस लगाएगी रिच पे और गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देगी किसको, पुअर को, तो इससे दोनों के बीच का गैप कम हो जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, बोल रहा है रेवेन्यू डेफिसिट निकालो और फिस्कल डेफिसिट निकालो। हाउ सर, न्यूमेरिकल आ सकता है क्या सर इससे? बिल्कुल आ सकता है बच्चों, लास्ट ईयर ही आया था 2024 में, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो करके जाना ही जाना है ना। देखो हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है और फिस्कल डेफिसिट निकालना है, तो रेवेन्यू डेफिसिट के लिए हमें चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लेते हैं पहले, ये रहा 3700, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स में मुझे टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स ले लेनी चाहिए, राइट। टैक्स रिसिप्ट्स आ गई और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आ गई, ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ जाएंगी, तो 2000 और 1200 3200 हो जाएगी, तो 3700 माइनस 3200, तो 500 का तो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, ठीक है। 500 का तो बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। अब कभी भी न्यूमेरिकल आए ना बेटा, तो दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो रुपीस जरूर लगाना है, दूसरा यहाँ पे यूनिट चेक कर लेना, करोड़ है तो करोड़ जरूर लगाना है, तो रुपया और यूनिट्स ये जरूर लगा के आना, नहीं तो टीचर नंबर काट देगा यार, बिना बात ही आधा नंबर काट देगा तुम्हारा, ठीक है बच्चों। अब ये तो हो गया बाबू रेवेन्यू डेफिसिट। अब मुझे फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट तो आ ही गया है, प्लस कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। चलो बोरोइंग नहीं लेनी बस हमने, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट तो चलो ये आ ही गया है 500, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना लें, ये रहा 500, इसमें से कैपिटल रिसिप्ट्स हटा दो बस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन सी हैं? डिसइन्वेस्टमेंट है ऑफ कोर्स, डिसइन्वेस्टमेंट है ऑफ कोर्स, उसके बाद हमारे पास रिकवरी ऑफ लोन,
रिकवरी ऑफ लोन भी एक कैपिटल रिसिप्ट है। तो 120 और 145 ये हटा दो, -120 -145 कितना आ जाएगा? 1000 में से 120 और 145 ये आ रहा है बच्चों 735 करोड़। सर इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट बेटा वैसे ही दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ था तो फिर इंटरेस्ट का अलग से कोई काम नहीं है, तुम्हारे मजे लेने के लिए दिया हुआ है बस। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है क्या? ओके। तो 500 करोड़ और 735 करोड़ आंसर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 500 और 735 डन सर। 500 और 735 करोड़। नेक्स्ट क्या है सर? On the basis of the given information, calculate the values of fiscal deficit and primary deficit. आओ जी। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है सर? प्राइमरी डेफिसिट तो होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। पहले फिस्कल डेफिसिट ही निकाल लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। आइए सर, टोटल एक्सपेंडिचर, अरे रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 20 का रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है, तो हम एक काम करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। 20 तो ये दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 30 का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल रिसिप्ट्स चाहिए हमें जिसमें बोरोइंग्स ना हो, ये रही नॉन डेट क्रिएटिंग। 50% ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 20 है, इनका 50% यानी 10, तो 20 + 30 50, 50 - 10 40, 40 का तो बेटा फिस्कल डेफिसिट आ गया। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट पेमेंट 10 है, तो ये 30 का आ गया। तो ₹40 करोड़, ₹30 करोड़, ये बच्चों हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। 40 करोड़, 30 करोड़, 40 CR 10 एंड 30 CR। डन। लो सर, 40 करोड़ 30 करोड़, ठीक है जी। अगले पे चलते हैं सर। स्टेट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट गुड्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे बच्चों हमारे पास प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं? कोई भी गुड्स जो इंडिविजुअल बाय कर रहा है, पब्लिक हाउस होल्ड्स बाय कर रही है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, उनको हम लोग प्राइवेट गुड्स बोल देंगे। पब्लिक प्रोविजन क्या होता है? पब्लिक प्रोविजन होता है बच्चों, देखो पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट बजट से जो खर्चा एलोकेट हुआ, कुछ ऐसी चीजें बनाओ जिससे पब्लिक को बेनिफिट मिले। यानी गवर्नमेंट बजट से सरकार ने खर्चा एलोकेट करा और कुछ गुड्स बनाए, उनको गवर्नमेंट किसको देगी? पब्लिक को, कि तुम बिना कुछ पे करे इसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे गुड्स जो पब्लिक बिना कुछ पे करे यूज कर रही है और गवर्नमेंट के खर्चे से यूज कर रही है, उसको हम पब्लिक प्रोविजन बोलते हैं। और पब्लिक प्रोडक्शन का क्या मतलब है? पब्लिक प्रोडक्शन का मतलब है वो गुड्स और सर्विसेज जो गवर्नमेंट खुद से प्रोड्यूस कर रही है, बस ये फर्क होता है बेटा। ठीक है, देखो प्राइवेट गुड्स कौन कौन से हैं? मोबाइल फोन खरीदा किसी इंडिविजुअल ने, वाटर बोतल खरीदी किसी इंडिविजुअल ने, तो प्राइवेट सेक्टर हाउस होल्ड अपने कंजम्पशन के लिए कुछ खरीद रहा है, तो प्राइवेट गुड्स। पब्लिक प्रोविजन क्या है? द गुड्स विच आर फाइनेंस्ड थ्रू द गवर्नमेंट बजट, बजट के थ्रू गवर्नमेंट ने फाइनेंस करे, एंड कैन बी यूज्ड विदाउट एनी पेमेंट बाय द पब्लिक, पब्लिक को डायरेक्ट पेमेंट उसके लिए नहीं कर रहा। जबकि पब्लिक प्रोडक्शन क्या है? रिलेट्स टू द गुड्स विच आर डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या बात है सर। With the objective to correct deflation, RBI में डिक्रीज द बैंक रेट। अब रेशनल बताओ, RBI बैंक रेट कम कर रहा है तो उससे डिफ्लेशन कैसे कम होगा? अरे मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन यहां कैसे आ गया? देखो बच्चों, RBI अगर बैंक रेट कम कर रहा है तो बैंक रेट कम करने का मतलब है RBI अपने लेंडिंग रेट कम कर रहा है, तो कमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ता मिलेगा। कमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ता मिलेगा तो कमर्शियल बैंक फर्दर आगे लोन सस्ता बांटेंगे, जनता में पैसा पहुंचेगा, पैसा पहुंचेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, उससे डिमांड बढ़ेगी, तो डिफ्लेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, मनी बैंकिंग का क्वेश्चन इधर का आ गया। टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, RBI में डिक्रीज द बैंक रेट, जिससे लेंडिंग रेट्स कम करेगा बैंक, इससे बोरोइंग सस्ती हो जाएगी पब्लिक के लिए, जनता ज्यादा बोरो करेगी, AD बढ़ेगा, डिफ्लेशन खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? यहां पे बच्चों फिर से हमें क्लासिफाई ही करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स के लिए फिर से वही कैटेगरीज, मैंने आपको क्या बोला था, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट होगा तो उसके साथ नीदर नॉर चलेगा,
ना एसेट कम होगा ना लाइबिलिटी बढ़ेगी। और अगर कैपिटल रिसिप्ट होगा तो उसके साथ ईदर और चलेगा, मतलब कि या तो एसेट कम होगा या लाइबिलिटी बढ़ेगी। आओ देखें, अगर डिविडेंड मिलता है तो बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट है, डिविडेंड मिलने से कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ती, कोई एसेट कम नहीं होता। रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, देखो गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स बेचे, एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो ये कैपिटल रिसिप्ट है। डेट क्लियर्ड बाय श्रीलंका गवर्नमेंट, श्रीलंका गवर्नमेंट को हमने कोई कर्जा दिया था, उन्होंने वापस कर दिया, ये बेसिकली रिकवरी ऑफ लोन है, एसेट कम हो रहा है तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। डेट क्लियर्ड बाय श्रीलंका गवर्नमेंट, देख रहे हो लंकन गवर्नमेंट ने हमारा पैसा वापस, ओके ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, डन सर। ये देखिए, हाँ रेवेन्यू कैपिटल कैपिटल, स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑलराइट, क्या बात है मेरे बेटा। चलो नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट बजट कैन बी अ यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बच्चों आपको पूरा का पूरा वही ऑब्जेक्टिव लिखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, इनइक्वालिटीज को कम करने वाला ऑब्जेक्टिव, पूरा भी पीछे भी आया, एज इट इज लिख देना। दूसरा, स्टेट द मीनिंग एंड फॉर्मूला ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ये भी पीछे आ गया तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो बोर्ड्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए सेम क्वेश्चन, तो अच्छे से कर लेना ना लायक हो, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लो। बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। बोल रहा है अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है, यानी अरे भाई बीओपी का क्वेश्चन बीओपी का क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये तो चलो मैं बीओपी का क्वेश्चन आ गया तो मैं करा ही देता हूं। अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट चल रहा है तो बताओ क्या ट्रेड डेफिसिट भी होगा क्या? क्या जरूरी है क्या कि ट्रेड डेफिसिट भी होगा? तो ऐसा तो नहीं है भाई, हो सकता है कि बीओटी में सरप्लस हो और ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाए। तो ट्रेड डेफिसिट तो बीओटी के डेफिसिट को बोलते हैं, तो जरूरी तो नहीं है बेटा, तो हम तो इसको रिफ्यूट करेंगे। क्या लिखा है, द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। करंट अकाउंट डेफिसिट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, सीधी सी बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है यार। करंट अकाउंट में तो गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल्स और छोटी मोटी इनकम भी आ जाती है, जबकि ट्रेड डेफिसिट में सिर्फ गुड्स की बात करता है। तो वही बोल रहा है, सीएडी अकर्स व्हेन फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू रिसिप्ट्स, ठीक है ना। बढ़िया सर, ओके। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर विद सुटेबल एग्जाम्पल। डायरेक्ट क्वेश्चन पहले आया करते थे, पिछले 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं बेटा, बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस हमारे इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट का डिफरेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, तीनों के ही डिफरेंसेस एक बार अच्छे से आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर्स में क्या है, वही रेवेन्यू के साथ नीदर नॉर, कैपिटल के साथ ईदर और। रेवेन्यू में क्या होगा, ना तो एसेट बनेगा ना लाइबिलिटी कम होगी। कैपिटल में क्या होगा, ईदर एसेट बनेगा और लाइबिलिटी कम होगी। रेवेन्यू रेकरिंग, कैपिटल नॉन रेकरिंग। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए करा गया है, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरीज वगैरह, ये एग्जांपल में लिख देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स का एक्विजिशन के लिए करा गया है, एसेट वगैरह खरीदने के लिए, ये उसके एग्जांपल में लिख देना, ठीक है। ओके लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, डन सर। अगला सवाल, अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स लाइक रिड्यूस्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इंसेंटिव्स टू इन्वेस्टर्स, टैक्स रिबेट्स। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द बजट ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। फिर से बेटा वही रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यहां पे क्या है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अप टू 80% सब्सिडीज, फिर से एमएसएमई को 80% सब्सिडीज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये पीछे आ चुका है। लो सर, एलोकेशन फंक्शन, ठीक है। द गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ग्रांटिंग सब्सिडीज, रिबेट्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर सोशली बेनिफिशियल, बिल्कुल सही है। नीचे वाला भी वही है, ऑलमोस्ट सेम, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस आ गया बच्चों। अगला सवाल, कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, इस तरीके का क्वेश्चन ऊपर आ गया था, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। चलो आगे, आंसर ये है, ये आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर,
आओ सर, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डायग्राम कैटेगराइज द आइटम्स इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। चलो भाई, पिक्चर बनी हुई है, एक रुपया बना हुआ है, आपको बोल रहा है कि बताओ कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है, कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है। आओ जरा देखते हैं। भाई साहब, यहां पे कॉरपोरेशन टैक्स है, यहां पे जीएसटी है, यहां पे इनकम टैक्स है, यहां पे कस्टम ड्यूटी है। ये सारे तो बेटा टैक्सेस हैं, ये सारे टैक्सेस हैं। तो टैक्स रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू लिखा हुआ है, नॉन टैक्स है लेकिन है तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही ना। नॉन टैक्स में फीस, फाइन्स, पेनल्टीज ये मिलते रहते हैं। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन में हमारा एसेट कम हो जाता है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। बोरोइंग्स, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। तो इस तरीके का पिक्चर भी बना सकता है। एक्साइज ड्यूटी भी दिया हुआ है, एक्साइज ड्यूटी भी एक टैक्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है बेटा, परफेक्ट। ऐसा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है बस। चलो सर, डन है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स और ये कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फिर से रिपीट हुआ। रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसिप्ट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए सर, एक और न्यूमेरिकल। इस बार प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है बच्चों? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो ये दिया हुआ है 20 का। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा? फिस्कल डेफिसिट में चाहिए मुझे रेवेन्यू डेफिसिट 40 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर 220 यानी कि 260 माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स करनी है बस, नॉन डेट क्रिएटिंग। ये रही 190, 260 माइनस 190 70। तो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया। 70 माइनस 20 50 करोड़ का बेटा आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट समझे कैसा निकाला? रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ था, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, ओके। 50 करोड़ आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। 50 CR, लो जी 50 CR आंसर आ गया बच्चों। अगला सवाल, इलेबोरेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ध्यान है, जब इकोनॉमी में या तो इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है, यानी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, तो उसको स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट उस हिसाब से बजट बनाती है। देखो, अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, अब गवर्नमेंट और खर्चा कर देगा तो फिर मनी सप्लाई और बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन और बढ़ता रहेगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट को खर्चा कम करना है, सरप्लस बजट बनेगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट, क्योंकि रिसिप्ट ज्यादा होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और डिफ्लेशन के टाइम पे खर्चा ज्यादा करना है तो डेफिसिट बजट। तो ध्यान रखना, डी से डिफ्लेशन, डी से डेफिसिट बजट, ये ध्यान रख लेना बस। ठीक है। तो गवर्नमेंट इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए बजट बनाती है, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के लिए उस हिसाब का बजट बनाना पड़ेगा। तुम ध्यान रखना, इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट और डिफ्लेशन के टाइम पे डेफिसिट बजट। ओके। अगला क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन, अरे फिर रिपीट हो गया। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कई बार हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट यहां पे है? फिर से जरा ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करो। दो दोस्त हैं, एक दीपक है, क्रिश है, वो इंक्रीज इन जीएसटी रेट्स का इंपैक्ट देख रहे थे कि लग्जरी पे जीएसटी बढ़ा दिया सरकार ने। क्रिश वाज ऑफ द व्यू दैट लग्जरी आइटम जो है वो टैक्स लगना चाहिए, जबकि डेली कंजम्पशन जो पुअर और मिडिल क्लास वाली है वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। वही वाला देखो डिस्कशन कर रहे हैं कि लग्जरीज पे, रिच पर्सन पे टैक्स लगाओ और पुअर को सब्सिडीज दो। तो फिर सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, दो एग्जांपल देने हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के। नॉन टैक्स में फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, एज चीट्स, फॉरफीचर, बहुत सारे हैं, कोई भी दो चलेंगे। देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सीधा सीधा आ गया, ठीक है, पीछे आ चुका था ये। डिविडेंड, प्रॉफिट, फीस लिख सकते हैं। नेक्स्ट, the government of India has incurred a lot of expenditure on acquisition of indigenous defense items under Make in India program. Identify and discuss two types of budget expenditure which may be undertaken by the government as suggested in the above statement. कौन सा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स या बजट एक्सपेंडिचर्स हमें ऊपर देखने को मिल रहे हैं?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत खर्चा करा है डिफेंस आइटम्स खरीदने के लिए, ठीक है। अब डिफेंस आइटम्स खरीदने के लिए गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है तो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट का मतलब पूछ रहा है, तो देखो 2 types of budget expenditures on acquisition of indigenous defense items which may be undertaken by the government are capital expenditure, जिसके अंदर गवर्नमेंट एसेट्स खरीदेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो इनडायरेक्टली हमको करना ही पड़ेगा। सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनडायरेक्टली कैसा करना पड़ेगा भाई? अगर गवर्नमेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रही है तो डिफेंस इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए अल्टीमेटली गवर्नमेंट को आर्मी वाले भी चाहिए, गवर्नमेंट को ऑफिसर्स भी चाहिए, तो उनकी सैलरी भी निकालनी पड़ेगी, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अपने आप जुड़ जाएगा ना, है ना। उसके साथ साथ एसेट के मेंटेनेंस पे होने वाला खर्चा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 तरीके के खर्चे आ जाएंगे। फिर फिस्कल डेफिसिट को डिफाइन कर देंगे हम। ओके, इसके बाद गवर्नमेंट डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती है? टैक्सेशन पॉलिसी से और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। तो सोचो जरा, डिफ्लेशन का मतलब मनी सप्लाई नहीं है, डिमांड नहीं है, तो हमें उसको खत्म करना है। तो टैक्स तो क्या करने पड़ेंगे? हमें कम करने पड़ेंगे। टैक्स कम करेंगे, सामान सस्ता होगा, तभी लोग कुछ डिमांड करेंगे, डिफ्लेशन कम होगा। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। सरकार एक्सपेंडिचर करेगी तो लोगों तक पैसा पहुंचेगा, राइट। टैक्स को कम करो, एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ। टू कंट्रोल डिफ्लेशन द गवर्नमेंट में रिड्यूस द टैक्सेस, टैक्स को कम करना पड़ेगा, एंड द गवर्नमेंट में रेज द पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल आइटम्स जैसे फूड ग्रेन्स ऑलमोस्ट फ्री टू द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन। कौन सा ऑब्जेक्टिव है बच्चों? देखो फिर से गरीब को सब्सिडी दी जा रही है ना। उसके बाद आपको डिफाइन करना है रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये भी पीछे आ चुका है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये पीछे आ गया। अगला सवाल, स्टडी द गिवन पिक्चर केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉमन नॉलेज, कैटेगराइज द गिवन आइटम्स इन टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। बच्चों पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है मुझे, जितनी मुझे दिख पा रही है मैं उतना तुम्हें बता रहा हूं। एक थोड़ा सा मुझे ये नहीं दिख रहा मुझे बस क्या है। बाकी इनकम टैक्स ये टैक्स रेवेन्यू है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ये भी टैक्स रेवेन्यू है, प्रॉपर्टी टैक्स ये भी हमारे पास टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। उसके बाद सेल्स एंड ग्रॉस रिसिप्ट्स टैक्स, देन मोटर व्हीकल लाइसेंस फीस। देखो हमें जितने भी यहां पे चीजें दिख रही हैं, सेल्स टैक्स ये भी टैक्स रेवेन्यू है, मोटर व्हीकल लाइसेंस फीस ये नॉन टैक्स है, ये नॉन टैक्स है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो मैं एक चीज छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलो क्या आंसर में लिखा है? उसके बाद एक सवाल और है, अभी देखते हैं इसके आंसर में। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ टू द पुअर। फिर गवर्नमेंट किस तरीके से अपना बजट यूज कर रही है इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए? ये भी पीछे आ गया था, इनइक्वालिटीज। अब देखो टैक्स में इंडिविजुअल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सेल्स एंड जीएसटी, बिल्कुल सही आ गया। मोटर व्हीकल लाइसेंस फीस और फाइन्स था। अच्छा वो फाइन्स जो था बच्चों वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट बजट के लिए हमारे पास यहाँ पे वही है, 2 एस्पेक्ट्स हैं, टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोअर इनकम के बेनिफिट के लिए वही इस हिसाब से बजट बनाना पड़ेगा कि गरीब का फायदा हो। दूसरा बच्चों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज लाइक एजुकेशन टू द पुअर में पॉजिटिवली अफेक्ट देयर डिस्पोजेबल इनकम, ठीक हो गया। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ वाला पॉइंट। स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 मॉनेटरी टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। लो जी, मॉनेटरी कौन सी होती है? मॉनेटरी आरबीआई की पॉलिसीज होती हैं। और फिस्कल पॉलिसीज कौन सी होती हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। तो फिस्कल में तो हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस है, और मॉनेटरी में तो हमारे पास बहुत कुछ है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलआरआर, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको कोई भी मॉनेटरी के बताने हैं जिससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो रेपो रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस मल्टीपल है, एलआरआर बढ़ा दो, कोई भी 2 बच्चों यहाँ पे लिख सकते हो। इसी के साथ गवर्नमेंट बजट भी समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन मेनली किस तरीके से आ रहे हैं। न्यूमेरिकल हमने देखे, मेनली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हमने देखे,
कैटेगराइजेशन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कैटेगराइज करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हमने देखे, तो काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट बजट खत्म, अभी रिचार्ज सीरीज भी आ जाएगी, तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स का, ये मैथ्स और इंग्लिश का ये पेपर दे लो, उसके बाद इकोनॉमिक्स अकाउंट्स फोड़ेंगे यार, टेंशन मत लो, बढ़िया चलेगा सब। ठीक है, चलो भाई ये भी समाप्त है। अगला चैप्टर करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट या बीओपी थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।